नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 6 विषय गणित के पेपर को देखेंगे। इस वीडियो में हम गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 6 का पेपर। निर्देश यहाँ पर आप देखिए तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में विषम यानी कि ओड संख्याओं का सही क्रम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 ये हमारा विषम संख्या का ओड नहीं है। 2 4 6 8 ये सम संख्या है। 1 4 9 ये भी नहीं है। 1 3 5 7 ये लगातार संख्या है जो विषम है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से विषम ओड संख्या का सही क्रम ऑप्शन डी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, एक सरल कोण ऋजु कोण की माप होती है। एक सरल कोण यानी कि ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, 180 डिग्री। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कॉपरेकर स्थिरांक के आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको कॉपरेकर स्थिरांक बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। 6174 जो है ये आपका एक कॉपरेक स्थिरांक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, एक कक्षा के 10 छात्राओं को निम्न मिठाई पसंद है। लड्डू, जलेबी, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला, बर्फी, बर्फी, लड्डू, बर्फी, कलाकंद। तो छात्राओं को सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? आप यहाँ पर देखें तो बर्फी ज़्यादा बार आई है, 1 2 3 और 4 बार बर्फी आई है, यानी कि बर्फी जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है बच्चों को। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, बर्फी पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। आयत का परिमाप हम कब ज्ञात करेंगे? उसकी लंबाई होगी तब, या फिर उसकी चौड़ाई से, या उसका क्षेत्रफल। आयत का परिमाप हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास उसका क्षेत्रफल हो और कोई एक भुजा हो, तब हम उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आगे आपको यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान में आपसे पूछा है, किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उससे बनने वाला बिंदु उतना ही होता है। अगर आपकी पेंसिल का जो नुकीला है यहाँ का, उसका सिरा जितना नुकीला है बिंदु भी उतना ही बारीक बनेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बारीक। बिंदु उतना ही बारीक बनेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 7, एक समकोण का मान होता है। तो एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिलान चिन्ह। यहाँ पर आपको लिखना है मिलान चिन्ह, या फिर आप लिख सकते हैं कोष्टक में टेली चिन्ह। कौन से चिन्ह लिख सकते हैं? टेली चिन्ह। आंकड़ों को मिलान चिन्ह या फिर टेली चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, आयत एक विशेष प्रकार का है। तो आयत जो है एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, या फिर आप इसे समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज भी आप इसे कह सकते हैं। दोनों आंसर आपके सही रहेंगे। इसके आगे यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं 2 नंबर में। तो चलिए इन प्रश्नों को हम हल सहित कर लेते हैं। उत्तर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 11 है, 5 10 20 40 80 पैटर्न नियम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की दुगनी है। किस प्रकार? जैसे 5 में आप 2 का गुणा करेंगे तो हमें 10 अगली संख्या मिल रही है। इसी प्रकार 10 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो 20 हमें अगली संख्या मिल रही है। कहने का तात्पर्य प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की दुगनी है। ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए हैं।
वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई रेखाएं बना सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, शीतल ने कागज़ लिया, उस पर 2 बिंदु लिए, 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ केवल एक ही रेखा। उत्तर हम लिखेंगे 2 बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा ही आंसर बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, घड़ी में 1 बजे सुई के बीच 30 डिग्री का कोण होता है, क्यों। यहाँ पर आप देखिए, घड़ी में यहाँ पर 1 बजे हुए हैं, इसके बीच में यहाँ पर कोण आपसे कितना बताया जा रहा है, 30 डिग्री का होता है। क्यों होता है, उत्तर हम देखेंगे, एक घड़ी 360 डिग्री का पूरा वृत्त होता है और इसमें 12 घंटे होते हैं, इसलिए हर घंटे के निशान के बीच का कोण 360/12 30 डिग्री का होता है। जब ये घड़ी पूरा 12 से चालू होकर वापस 12 पर जाएगी तो टोटल 360 डिग्री घूमी है। 1 पर आती है तो 30 डिग्री, फिर 2 पर आती है तो सबके बीच में कितने का अंतर रहता है, 30-30 का अंतर रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर 30 का भाग दिया, 12 का भाग दिया है। तो 12 में हम 360 का भाग देंगे, आंसर हमें 30 डिग्री मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में क्या अंतर है। आपको बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में अंतर बताना है। उत्तर आप लिखेंगे, पिक्टोग्राफ डेटा दर्शाने के लिए चित्रों या प्रतीकों का उपयोग करता है, जबकि बार ग्राफ डेटा को दर्शाने के लिए आयताकार पट्टियों का उपयोग करता है, जिनकी लंबाई मान के बराबर होती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर बताना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी भाई बहनों और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है, क्या 8536 संख्या 4 से विभाज्य है, विभाज्यता नियम से बताइए। तो चलिए हम इस संख्या को देखते हैं, 4 से विभाज्य है या नहीं। उत्तर आपको बताना है, संख्या 8536 के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य, यानी कि इसके अंतिम जो 2 पद है 36, इसमें अगर हम 4 का भाग लगाते हैं तो यहाँ पूर्ण तरीके से विभाज्य है, 4 से विभाज्य, अतः संख्या 8536 4 से पूर्णतः विभाज्य। अगर इसके 2 अंक पीछे के 4 से विभाज्य है तो यहाँ पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर और 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। हमें परिमाप कितना दिया हुआ है, 55 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 55 सेंटीमीटर लिखेंगे। तीनों भुजाओं का योग, तो एक भुजा में 20 सेंटीमीटर दी गई, हमने 20 को लिख लिया। दूसरी हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है, 14 सेंटीमीटर हमने लिख दी। तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने तीसरी भुजा का मान नहीं लिखा है। यहाँ पर परिमाप हम 55 ही रहने देंगे, 20 और 14 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे 34 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तीसरी भुजा हमारी वही रहेगी। अब 55 में से हम 34 को घटा देंगे, तीसरी भुजा हमें क्या मिलेगी, 21 सेंटीमीटर, अतः तीसरी भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो इन सभी हलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के साथ इनके आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए पेपर की पीडीएफ के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब लघुत्तरी प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली 3 संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको पैटर्न दिया हुआ है, अगली 3 संख्या बताना है। तो दिए गए श्रृंखला में अगली 3 संख्या 17, 19 तथा 23 होंगी, क्योंकि ये क्रम से आने वाली अगली अभाज्य संख्या है, जो केवल एक और स्वयं से ही विभाज्य होती है। आप देख सकते हैं सभी अगली संख्या है जो केवल उसी संख्या से विभाज्य होंगी या फिर एक से। इसी प्रकार यहाँ पर आपको फिर अगली संख्या 17 लिखना है, 19 लिखना है और 23। इसका उत्तर आपको इस तरीके से बताना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। उत्तर हम लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 19, एक संख्या में से 7 घटाने पर वहाँ 9 हो जाती है, वहाँ संख्या क्या होगी। मान लीजिए वहाँ संख्या x है। अब x में से हमें क्या घटाना है, 7 घटाने पर, तो यहाँ पर हम x में से 7 घटा देंगे, वहाँ 9 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हमें 9 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस -7 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे। देखिए हमने x को वैसे ही रखा, बराबर को भी रखा, 9 को भी रखा। हम -7 को उधर लेकर जा रहे हैं, तो ये प्लस का 7 बन जाएगा। 9 और 7 को हम जोड़ देंगे, हमें क्या मिलेगा, 16। एक से हमने क्या मानी थी, वहाँ संख्या मानी थी, यानी कि आपका संख्या कौन सी रहेगी, वहाँ 16 रहेगी। आपको इस तरीके से आंसर बताना है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कराया है, समझाया है। इस तरीके से आप आंसर लिख कर आएंगे अपनी कॉपी में। अतः वहाँ संख्या 16 है। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 20 है, 5 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, आपको यहाँ पर ये सभी सेंटीमीटर में ऊंचाई दी है। सबसे अधिक ऊंचाई एवं सबसे कम ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे अधिक 170 है और सबसे कम 150 है, तो हम क्या करेंगे, 170 में से 150 को घटाएंगे। अब घटाना कैसे, देखो पहले सबसे अधिक ऊंचाई हमने 170 लिख ली, फिर सबसे कम ऊंचाई हमने क्या लिखी, 150। अंतर हमें निकालना है, तो अंतर में हम क्या करेंगे, 170 और 150 को हम घटाएंगे, 20 मिलेगा। अतः छात्रों का ऊंचाई का अंतर 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखें, तो प्रश्न नंबर 21 में पूछा है 15, 20 और 24 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। सार्वगुणज ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, लसा निकाल लेंगे। 15, 20 और 24 का एक साथ हम लसा निकालेंगे और इन सब में 2 का, फिर 2, 3 का, 5 का आपस में सबका गुणा करेंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 120। अतः 15, 20 और 24 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है, 120 है। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 से, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा का माप क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा गुणित भुजा, बात एक ही होती है। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल कितना दिया हो, 36 वर्ग सेंटीमीटर, हमने 36 लिख दिया। भुजा स्क्वायर यहाँ पर हमारा रहेगा। अब यहाँ से हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो यहाँ पर हम कर्णी को चढ़ा देंगे। जब भी अगर कहीं से हम स्क्वायर हटाते हैं, तो हमारे पास वाली संख्या पर हम कर्णी चढ़ा देंगे। अब 36 को हम विभाजित करते, तो 6 इंटू 6 हमारे पास क्या होता है, 36 होता है। ये जोड़े के रूप में है 6, तो हम एक 6 को कर्णी से बाहर निकाल लेंगे। भुजा कितनी हो गई, 6। अतः वर्ग की भुजा से सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, 4, 7, 0 और 3 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इन तीनों संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर उनका क्या करना है, योग। योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। 4, 7 और 0 3 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की बनी सबसे बड़ी संख्या 7430 है, तथा 4, 7 और 0 3 का उपयोग करके 4 अंकों की बनी छोटी संख्या 347 है। अब हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। 4430 में 3047 को हम जोड़ देंगे, योग हमें मिलेगा 10477। यही आपका उत्तर होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। इस चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक लड़की के बराबर 4 छात्रों की संख्या मानना है। यहाँ पर आपको ऊपर दिया ही गया है। मैंने पहले से यहाँ सभी की संख्याओं को काउंट करके रखा है। देखिए यहाँ पर एक छात्र मतलब ये 4 छात्र हैं, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4, आपस में सभी मिलके कितने छात्र हो गए, पूरे 24 छात्र हो गए। इसी प्रकार सभी प्रश्नों में हमने क्या करा, सभी छात्रों की संख्या निकाली। पहली कक्षा में 24 है, दूसरी में 18 है, तीसरी कक्षा में 20 छात्र हैं, चौथी कक्षा में 14 छात्र हैं, पाँचवीं में 10 छात्र हैं, छठी में 16 छात्र हैं,
और 7वीं कक्षा में 12 छात्र हैं, 8वीं में 6 छात्र हैं। अब हम इन प्रश्नों को हल करें तो किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब होता है कम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 8वीं में केवल 6-7 छात्र हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा 8 में छात्रों की संख्या न्यूनतम 6 है। प्रश्न नंबर दूसरा है, कक्षा 5 और 6 के छात्राओं की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो पहले हम कक्षा 5 में छात्रों की संख्या लिखेंगे 10 है और कक्षा 6 में छात्रों की संख्या 16। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से गिन के रखी थी दोनों की संख्या 10 और 16। 16 में से हम 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अतः कक्षा 5 व 6 के छात्रों की संख्या का अंतर 6 है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें तो यहाँ से पूछा, यदि कक्षा 2 में 2 छात्राओं को प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। कक्षा 2 में छात्रों की संख्या 18 है। अब यदि इसमें 2 बच्चे और आ जाते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20 छात्र हो जाएंगे वहाँ पर। नंबर डी वाला प्रश्न है, कक्षा 7 में कितनी छात्राएं। तो कक्षा 7 में 12 छात्राएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कक्षा 7 के छात्राओं को गिन लेना है तो 12, यहाँ पर हमें 12 मिलेंगे। इसके बाद है नंबर ई में चित्रालेख का पैमाना लिखिए। तो एक आकृति बराबर 4 छात्राएं हमें बताई गई है, आपका पैमाना रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 से संख्या 2, 3, 4, 5, 10 की विभाज्यता परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो पहले हम 2 से, यानी कि यहाँ पर 2 दिया है तो 2 से विभाज्यता का परीक्षण करेंगे। एक संख्या 2 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई अंक सम संख्या हो। यहाँ संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, उसका अंक क्या हो, सम संख्या हो। 3 से विभाज्यता का परीक्षण, एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। प्रश्न अगला है नंबर 4 वाले को हम देखेंगे। 4 से विभाज्यता का परीक्षण, एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो या यदि अंतिम 2 अंक शून्य हो। इसके बाद 5 से विभाज्यता का परीक्षण हम देखेंगे। एक संख्या 5 से विभाज्यता होती है यदि उसका इकाई अंक 0 या 5 हो। इसके बाद है 10 से विभाज्यता का परीक्षण, एक संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई अंक केवल 0। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 25 का उत्तर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। साथ में हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आयताकार नारियल वाटिका की लंबाई लिख लेंगे। हमें कितनी दी गई, लंबी है यानी कि लंबाई 100 सेंटीमीटर हमने लिख ली। आयताकार नारियल वाटिका की चौड़ाई हमें दी गई, देखिए चौड़ी कितनी चौड़ी, 50, तो यहाँ पर हमने 50 मीटर लिख दिया। पहले हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है हम पहले वही चीज़ें लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, नारियल के यहाँ पर दिया गया आयताकार नारियल वाटिका की लंबाई चौड़ाई, यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इसकी वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई 100 है, चौड़ाई 50 है, आपस में गुणा करा 5000 मीटर स्क्वायर हो गया। अधिकतम पेड़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल और प्रति पेड़ आवश्यक है। तो कुल क्षेत्रफल हमने अभी निकाला 5000 मीटर स्क्वायर और वर्ग मीटर हमें पहले से 25 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 25 हमें दिया हुआ है तो 5000 में हम 25 का भाग लगाएंगे, आंसर हमें 200 मिलेगा। अधिकतम पेड़ लगेंगे कितने, 200 पेड़ वहाँ पर लगेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 26 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।